रिवीजन ले रहे हैं एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओवरव्यू हो जाएगा आपको। ओवरऑल ऑलरेडी हमने सब कुछ कवर किया ही है, फिर भी थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड, कुछ क्वेश्चन ओरिएंटेड, ऐसा हम लोग एक कंप्लीट एक रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन का क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं 4 यूनिट की बात करता हूँ तो एज यू ऑल नो वेरी वेल कि यूनिट 1 इज ऑल अबाउट लिंक लिस्ट, यूनिट 2 इज स्टैक प्लस रिकर्शन, यूनिट 3 क्यू प्लस सर्चिंग सॉर्टिंग एंड यूनिट 4 ट्री प्लस ग्राफ। ठीक है, ऐसे हमारे चारों यूनिट है। इस थर्ड सेम में दिस इज द ओनली सब्जेक्ट विच वी कैन से अ रिस्की सब्जेक्ट। बराबर है, ये जो सब्जेक्ट है हमारे सारे सब्जेक्ट में ये रिस्की सब्जेक्ट है। ये कुछ भी टाइम पे धोखा दे सकता है। इन व्हाट सेंस? क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस एक तो एल्गोरिदम आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और वो प्रॉब्लम सही से आप अच्छे से सॉल्व करो, एल्गोरिदम सही से सॉल्व करो, वैसे के वैसे लिखो, तो यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स। एंड मेनी टाइम्स व्हाट विल हैपन, डायरेक्ट कट करके जीरो मिलता है। कट करके जीरो मिलता है मतलब डेटा स्ट्रक्चर, इस पेपर के बारे में पास्ट में बहुत सारी हिस्ट्रीज हुई है, बहुत सारी हिस्ट्रीज हुई है। मतलब अभी आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब आरटी इम्यूनो पे मोर्चा गया है और हंगामा किया है एमसीए के बच्चों ने, बीएससी बीसीए के बच्चों ने, ओनली बिकॉज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पेपर। कि अरे इतना रिजल्ट 3% कैसे क्या, रिजल्ट 5% कैसे क्या, बच्चों को 50 में से 8 और 9 मार्क मिल रहे हैं, ढंग के 17 मार्क भी मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है इसके पहले, 4-5 साल पहले, 8 साल पहले बहुत इशू हुए सिर्फ इस पेपर को लेके। मतलब ये एक पेपर एक बहुत डिस्कशन वाला पेपर है डेटा स्ट्रक्चर ओवरऑल पूरे बीसीए में। तो उसका रीजन ये है क्योंकि मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो मेनी टाइम व्हाट विल हैपन कि पेपर कभी भी किसी के भी हाथ में आ जाता है और कोई भी चेक कर रहा है, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है नहीं है, बहुत सारी इशू रहती है इस सब्जेक्ट के बारे में। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से किसी को अच्छे से आता भी नहीं, बहुत अच्छा नहीं आता। बाकी सारे सब्जेक्ट एडजस्ट हो जाते हैं, बट इसके सारे अल्गोरिदम कॉन्सेप्ट ये, तो ये थोड़ा सा इशू वाला सब्जेक्ट है। बताने का उद्देश्य है कि बी सीरियस अबाउट दिस सब्जेक्ट, अच्छे से इसकी पढ़ाई करना है। जो भी आपके दिन बचे हैं अभी तक आपने किए होंगे 2-3 दिन में, जैसे हमारा टारगेट था, और उस हिसाब से मेरा सजेशन ये है इस सब्जेक्ट के लिए कि पूरा 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 सब कुछ पढ़ने से अच्छा जो कर रहे हो अच्छा करो। इस सब्जेक्ट के बारे में, कुछ सब्जेक्ट के बारे में ऐसा होता है कि यार सब कुछ करके जाओ, अल्लाह कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे। देखो ये हर सब्जेक्ट की कहानी अलग अलग है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल बेसिक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डीबीएमएस एंड वेबटेक 1, तो मैं यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कि भैया हमें एक भी टॉपिक उसका छोड़ना नहीं है कि अरे तूने कितने यूनिट किए, 3 यूनिट किए क्या, मैंने तो 2 ही किए, मैंने आधा ये किया, 4 किए, ऐसा किए वैसे किए, ये सब बातें बाकी पेपर में नहीं, सब कुछ किया भैया हमने। बट डीएस में ऐसा होने के चांसेस है कि आप सब कुछ कर रहे हैं और टाइम पे कंफ्यूज हो रहे हैं, ढंग का एल्गोरिथम लिख नहीं पा रहे और कुछ प्रॉब्लम बराबर सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो भाई ये पेपर बैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए दी बेस्ट वे क्या है, जो कर रहे हो अच्छा करके जाओ। ठीक है, बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ओनली 17 ना। हाउ मच मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 24, 15। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है? 15। मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 है, प्रैक्टिकल को छोड़ दे तो ऑन पेपर मिनिमम रिक्वायरमेंट 15 है। 15 मार्क सही से मिलने के लिए 5-5 मार्क के जो क्वेश्चन है हमारे, वो अगर हमने 2 यूनिट के क्वेश्चन, कितना सिंपल गणित रहता है ना, 2 यूनिट के क्वेश्चन, सिर्फ 2 यूनिट के क्वेश्चन, जो 2 यूनिट अगर हम लोगों ने पी लिए पूरे,
किसी भी सब्जेक्ट के, बहुत सारे बच्चों की सर हमारे पता नहीं 4-4 बैग कैसे, 3 तक कैसे बैग आते हैं। तो एक सिंपल फंडा क्या है, सिर्फ पेपर निकाल की बात कर रहे हैं। टॉप करना, बहुत अच्छे माशाल्लाह, वो अलग सीन है, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात अगर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये बात हो रही है, कुछ स्टूडेंट के लिए बात बिल्कुल नहीं हो रही है। इनको आज पेपर हाथ में दे दो, वो आराम से पेपर तो आराम से निकाल लेते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। बात उनकी हो रही है जिनके पेपर बैक से आते हैं और टेंशन में रहते थोड़े, उनको मैं बता रहा हूं कि 2 यूनिट अगर आपने बहुत अच्छे से कर लिए तो 2 यूनिट का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 मार्क्स का है ना। 2 यूनिट का 25 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ऑफकोर्स यार 25 मार्क 2 यूनिट, 25 मार्क पर 2 यूनिट, 10-10 20 मार्क, 5-5 मार्क के 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए, और 2.5 मार्क का 2 क्वेश्चन 2 यूनिट के, टोटल कितने हो गए 20 + 5 25। और 25 मार्क्स का बहुत अच्छी पढ़ाई करके अल्टीमेट सॉल्व किया ना, तो भाई 15 मिलते हैं 100%, 16-17 मिलते ही है, हो गया कहानी खत्म। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिमाग लगाना, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, ये सब्जेक्ट देख के डिसाइड करना पड़ता है। डीबीएमएस है, वेबटेक 1 है, कोई 2 यूनिट नहीं, 4 यूनिट पढ़ के जाएंगे भाई, जो आया लिखेंगे, जो आया लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यह ऐसा नहीं चलता, ये एल्गोरिदम है। थोड़ा सा चालू कर रहे हैं, आधा अधूरा 4 लाइन लिख रहे, बाद में क्या है क्या याद नहीं आ रहा, वो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। और थ्योरी क्वेश्चन आएंगे लेकिन बहुत कम आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम आता ही नहीं आपको, सॉल्व करने जा रहे 3-4 लाइन तक सॉल्व किया, अभी दिमाग करो कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ दिया, कैसे करेंगे। इसलिए 2 यूनिट पक्के हो जाते हैं ना, तो अपना टेंशन चला गया। और फिर तीसरे और चौथे यूनिट का जितना आता है उतना खत्म, जितना आता है उतना पूरा करते नहीं बैठने का। ये बात हो रही, पहली जो बात हुई मेरी वो ही मिनिमम पेपर निकालने, क्योंकि ये डीएस मैं बता रहा हूं आपको, डीएस ने टेंशन बहुत दिया अभी तक, इसलिए बता रहा हूं मैं। फिर से ये 2 यूनिट कौन से सिलेक्ट करें, 2 यूनिट कौन से सिलेक्ट करें, तो इस 2 यूनिट में एक यूनिट तो आंख बंद करके सिलेक्ट करना, यूनिट 2, दैट इज स्टैक एंड रिकर्शन, दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट यूनिट ऑफ ऑल यूनिट्स। ठीक है, अब दूसरा यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि विच यूनिट इज मोर कंफर्टेबल टू यू। मेरे ख्याल से थर्ड यूनिट लेने में भी हर्ज नहीं है, सेकंड और थर्ड यूनिट, क्योंकि थर्ड यूनिट में सुनो ना, क्योंकि थर्ड यूनिट में क्यू सर्चिंग सॉर्टिंग, सर्चिंग सॉर्टिंग की बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, 1-2 एल्गोरिथम है, 1-2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, हैशिंग वैशिंग सब कुछ, और क्यू की भी बहुत टिपिकल तुम्हारे एल्गोरिथम है, बहुत इजी वाले। तो मेरे हिसाब से सबसे आसान अगर यूनिट है तो वो है सेकंड और थर्ड यूनिट, सबसे आसान, जिसमें आसानी से आप लोग 25 मार्क का पूरा सॉल्व करते थे, पूरा पूरा 25 मार्क्स का। और उसके बाद मतलब ये बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको सर सारे पेपर भी निकल जाए तो भी ठीक है भाई, ऐसे जो सोचने वाले उनके लिए बात हो रही है। और उसके बाद फिर लिंक लिस्ट में हमें जो आता है, ट्री ग्राफ में जो हमें आता है, वो बात अलग, सही है। इसीलिए मैं भी स्टार्टिंग उसी से कर रहा हूं कि पहले सेकंड और थर्ड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें इजी चीजें, हाँ सर ठीक है सर, ये तो बहुत कंफर्टेबल है हम लोग, सर हो गया सर, टेंशन नहीं है, चलो बहुत बढ़िया बात है, चलो भैया हम लोग सिक्योर तो हो गए। मतलब पहले सिक्योर होना जरूरी है, उसके बाद अच्छे मार्क्स, तो हर पेपर का यही फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो सिक्योर होने के हिसाब से हम बात करते हैं, तो हम डायरेक्टली जंप कर रहे हैं यूनिट 2 पे। मतलब हम लोगों ने अपने क्लास में भी शुरुआत यूनिट 2 से ही की थी, और आज भी मैं उसी पे आ रहा हूँ, बराबर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया यूनिट 2 पे, सब लोग ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ध्यान देंगे। यूनिट 2 पे आया मैं। अब यूनिट 2 पे बहुत टिपिकल अल्गोरिदम है, टिपिकल क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम में कौन सा है वो भी हम लोग ओवरव्यू कर लेंगे, बट मुझे कोई देखने की जरूरत नहीं, मुझे पता है सब कुछ, डोंट वरी, ठीक है। एंड आई विल सेंड यू टुडे द क्वेश्चन लिस्ट, क्योंकि उसमें नए क्वेश्चंस ऐड नहीं हुए थे, वो ऐड कर रहे हैं। ओके, तो अगर यूनिट 2 की बात करते हैं हम लोग, तो एक सबसे आसान चीज भैया सबको करके रखना है, वो है पुश और पॉप का अल्गोरिदम। पुश और पॉप का अल्गोरिदम,
और उस पुश और पॉप के एल्गोरिदम के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है। ओवरफ्लो, एक्सप्लेन करो ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन ऑफ स्टैक। पुश का एल्गोरिदम कुछ भी दम नहीं है, टॉप ग्रेटर देन इक्वल टू साइज द स्टैक इज ओवरफ्लो, टॉप इज टॉप प्लस वन, ए ऑफ टॉप इज आइटम, इसका अपोजिट पॉप। ये दो हमारे एल्गोरिदम है पुश और पॉप के। ये एक क्वेश्चन हमारा हो गया पुश पॉप का। उसके साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो कंडीशन एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो जब बोलते हैं तो आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकली लिखना है। एक डायग्राम बनानी है, जो हमने पढ़ाते टाइम डायग्राम सीखी थी कि भैया एक स्टैक बनाया, जिस स्टैक में दो आइटम दिखाए पहले, फिर तीसरा आइटम डाल रहे, चौथा आइटम डाल रहे, टॉप इज टॉप प्लस वन, टॉप इज टॉप प्लस वन, पांचवा आइटम डाला, फिर टॉप इज टॉप प्लस वन, छठवा डालने गए तो ओवरफ्लो। क्यों? क्योंकि स्टैक का साइज है 5, साइज के ऊपर गया तो ओवरफ्लो। फिर हमने पॉप किया, तीन आइटम दूसरे डायग्राम बनाए, पहले ओवरफ्लो की डायग्राम बना के समझा दिया, फिर अंडरफ्लो की डायग्राम बनाए, एक डायग्राम दे रहा है जिसमें तीन आइटम दिखाए। पहला पॉप किया, दो बचे, दूसरा पॉप किया, एक बचा, फिर पॉप किया, अब बचा नहीं, फिर पॉप करने गए, अंडरफ्लो। खत्म कहानी। आपको डायग्राम कैसे मॉडिफाई होती जा रही है वो बनानी है। पुश में तीन आइटम दिखाना है, चौथा डालना है, टॉप जो टॉप प्लस वन, टॉप जो टॉप प्लस वन पांचवा डालना है, फिर टॉप जो टॉप प्लस वन करेंगे तो 6 हो जाएगा, मैक्सिमम स्टैक कितना है 5, ओवरफ्लो। तो डायग्राम ऐसे डेवलप होते हुए दिखा देंगे और बाद में बोलेंगे कि देखो अभी हमारा टॉप 6 हो गया, जबकि हमारा स्टैक का साइज 5 है, तो भाई ये ओवरफ्लो हो गया, बढ़िया एक्सप्लेन कर दिया। फिर नीचे हेडिंग दी अंडरफ्लो, फिर और एक डायग्राम बनाई, उसमें तीन आइटम दिखाए, पहले पॉप किया, टॉप जो टॉप माइनस वन, पॉप किया, टॉप जो टॉप माइनस वन, पॉप किया, टॉप जो टॉप माइनस, तीन बार पॉप किया। अब हमारा एक भी आइटम नहीं बचा, चौथी बार पॉप करने गए तो अंडरफ्लो, तो क्योंकि स्टैक एम्प्टी हो गया। उसकी डायग्राम बना दी तो मेरा ओवरफ्लो अंडरफ्लो बढ़िया एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग ओवरफ्लो अंडरफ्लो, और एक आता है आपका पुश पॉप का। ये हो गया हमारा पहला सबसे आसान वाला क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे जाते हैं, बाकी कुछ देखना नहीं, हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का अल्गोरिदम। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का अल्गोरिदम, बस यही एक अल्गोरिदम है जो भी बहुत आसान है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अल्गोरिदम और प्रॉब्लम होता क्या है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलता ही है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% मिलता ही है। एक तो अल्गोरिदम आएगा या प्रॉब्लम आएगा, दो में से एक आएगा। तो जो कंफर्म है वो कैसे छोड़ सकते हैं हम सिर्फ प्रॉब्लम करके जाएंगे और एल्गोरिदम आए तो गए काम से, एल्गोरिदम करके जाएंगे प्रॉब्लम आए तो गए काम से। तो हमें एल्गोरिदम और प्रॉब्लम दोनों करना है। तो हमें ये वाला एक एल्गोरिदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, जो बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से समझाया है कि आपके अलग अलग केसेस होती है। आपके पास जो एक्सप्रेशन है, आपके पास ये देखो, ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन है उसको लेफ्ट टू राइट रीड करना है, और रीड करके एक एक आइटम देखना है। जो भी आइटम आप लोग देखेंगे वो आइटम एक तो ऑपरेंड हो सकता है जैसे कि ABCD, या फिर ऑपरेटर हो सकता है जैसे कि स्टार माइनस स्लैश। ध्यान है बेटा सबका? तुम कहाँ देख रहे हो बेटा? क्यों ऐसे हरकतें करते, कैसे पेपर निकलेंगे? अभी तो थोड़ा सीरियस हो जाओ ना, बहुत लास्ट लास्ट डेज है नहीं है, अभी कहाँ उसमें लगे हो, मैं इधर समझा रहा हूँ, ऐसा मत करो यार। तो तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन है, यही आपका एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या एक्चुअली, ये आपका एक्सप्रेशन है। रीड सिंबल करके एक मेथड है, उससे उसका एक एक सिंबल रीड करना है। जब रीड करेंगे तो आइटम को पहले पॉप करना पड़ता है, बराबर है। इधर से हमें एक सिंबल रीड करना पड़ता है। लॉजिक क्या है, यहाँ से हमें एक सिंबल रीड करना पड़ता है और स्टैक में से एक आइटम पॉप करना पड़ता है, और इन दोनों को कंपेयर करना पड़ता है। और कंपेयर करने के लिए हमारे पास केसेस है। जिस केस में एक केस रहेंगे ऑपरेंड है क्या, लाइक ABCD, दूसरी केस रहेंगे ऑपरेटर है क्या, मतलब स्टार प्लस माइनस, तीसरी केस रहेंगी ओपनिंग ब्रैकेट है क्या, चौथी केस रहेंगी क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या। हो गया, चार केसेस में जहां जहां फिट हो रहा है उसके हिसाब से हमें प्रोसेस करना है। एल्गोरिथम खत्म, और ये सब कुछ चलेगा एक लूप के अंदर जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता। दिस इज माय एल्गोरिथम, जो है हमारा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का, जिसमें जैसे मैंने बोला आपको कि एक स्टैक लिया, स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट डाल के रख दी, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करेंगे, हमें पहले एक्सप्रेशन में से एक आइटम रीड करना है और स्टैक में से एक चीज निकालनी है।
और निकालने के बाद देखना है कि जो आइटम हमने एक्सप्रेशन में से रीड किया बाय यूजिंग रीड सिंबल, क्या वो ऑपरेंड है, क्या वो ओपनिंग ब्रैकेट है, क्या वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, अगर ऑपरेंड है तो क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट है तो क्या करना है, क्लोजिंग है तो लूप लगा के क्या करना है, और अगर ये तीनों नहीं है तो ऑपरेटर है। फिर ऑपरेटर है तो एक तो ऑपरेटर जो स्टैक में होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेंगी और जो हमारा आ रहा है उसकी कम होंगी, और नहीं तो जो स्टैक का ऑपरेटर है उसकी प्रायोरिटी कम होंगी और जो हमारा एक्सप्रेशन का है उसकी ज्यादा होंगी। इन दो सिचुएशन में क्या करना है ये समझा है आपको, वो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट्स ऑल, अदरवाइज इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब है कि ये अल्गोरिदम अल्टीमेटली रट्टा मार लो, प्रिपेयर कर लो। और डेटा स्ट्रक्चर की एक और स्पेशलिटी बताता हूँ आपको कि इसमें आप कोई भी जो अल्गोरिदम है वो सिर्फ पढ़ के समझ के नहीं जा सकते, सब लोग ध्यान रखना। ये मतलब फिट कर लो दिमाग में कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे और आप बैठे तो क्या होने वाला है, मैं अभी से बता दूं क्या होने वाला है। जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्या होने वाला है कि आपने एल्गोरिथम लिखना शुरू किया और मैं लिख के देता हूँ ये, जिनका प्रिपरेशन बहुत अल्टीमेट नहीं है, जो बहुत पढ़ाकू बच्चे नहीं है, अल्टीमेट पढ़ाई नहीं की है, ऐसे बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका क्या होने वाला है, याद आएंगी मेरी, क्या इस वर्ड की याद आएंगी कि आप एल्गोरिथम लिखते लिखते आपकी गाड़ी रुक गई, आपकी गाड़ी रुक गई, अरे क्या लिखो आगे यार, नहीं समझ रहा है। ये थ्योरी नहीं है जहां 19-20 कुछ भी लिख सकते हैं, अपने मन से कुछ भी लिख दे तो भाई क्या ठीक है ना, साला 5 में से 3 तो देगा, ऐसा नहीं होता ना। इसीलिए अगर आप कोई एल्गोरिदम प्रिपेयर कर रहे हो तो उस एल्गोरिदम को अगर आपको लगता है प्रिपेयर हो गया है तो आपको लिख के देखना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफिश टू पोस्टफिश आ गया क्या आपको, हाँ चालू करो, पहली स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप क्या है, कैसे भी लिखो, कोई अच्छी हैंडराइटिंग नहीं, कुछ नहीं, अपने को स्टेप याद करनी। और जहां आपकी गाड़ी रुक गई बस ध्यान रखना वही गाड़ी एग्जाम में भी रुकने वाली है, क्योंकि वो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रहा है तब भी होने वाला है। तो कहाँ रुके, अरे हाँ यार इसके अच्छा पहले पूछ रहा था बाद में ही रहता क्या, अच्छा अच्छा ये लुक के बाद है क्या, ये लुक के पहले, अब ये दिमाग में रखना बराबर, तो प्रिपेयर करना। तो ये एल्गोरिदम 100% प्रिपेयर करना है, बिल्कुल रट लो इसको, क्योंकि क्या सभी यूनिट का थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे ना, गए काम से, मैं बता रहा हूँ, वैसा मत करो। 2 मिनट अल्टीमेट करो, और 2 मिनट अल्टीमेट हो जाते हैं तो फिर आपको लगता है अरे यार ठीक है ना, ये लिंक लिस्ट का तो अपने को ये एल्गोरिथम तो आता है, अरे अपने को ग्राफ का ट्रैवर्सल तो कितना इजी है, कुछ दम ही नहीं है, आता है, इजी है, ठीक है ना, वो थोड़ा देख लेंगे बाद में। बट सब थोड़ा 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 करके जाएंगे ना, गए काम से, मैं पहले बता रहा हूँ। इस पेपर में, बाकी सभी पेपर में चल जाता है, क्लियर। तो आए हम लोग यहाँ पे, और फिर इसके हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आता है, मोस्टली जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को लिस्ट दी है इसके बाहर का प्रॉब्लम कोई आता नहीं है, और ये सारे प्रॉब्लम आपको दिए है, इसके सॉल्यूशन भी आपको दिए है, सॉल्यूशन की पीडीएफ भेजी थी आपको, सबके सॉल्यूशन भी है आपके पास, ठीक है। और ये कैसे, ये श्योर शॉट वाले मार्क है, इसमें एक भी मार्क कटता नहीं, सही से सॉल्व करो आउट ऑफ मार्क्स लो। अब ये प्रॉब्लम हमेशा कैसे आता है, एक एक्सप्रेशन दिया जाता है और उसको बोलते हैं इन प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स दोनों में कन्वर्ट करो। तो इसमें आपको कौन सी मेथड यूज करनी है, सिंपल वाली मेथड, सिंपल वाली मेथड यूज करनी है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है उसको पहले सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते 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 बहुत आसानी से आपको बताया गया है। वो टेबल वाली मेथड यूज नहीं करना, टेबल वाली मेथड आपको समझाई थी सिर्फ एल्गोरिथम समझने के लिए। कौन सी मेथड यूज करनी है, जो आपको सिंपल वाली मेथड दी है, जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी है ब्रैकेट है तो उसको पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाहर का ब्रैकेट, फिर उसके बाहर का, फिर प्लस माइनस है तो जो पहले आया वो, ये सब बताया आपको मैंने। तो उस हिसाब से आपको इसमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जाम में आता है, आया ध्यान में। इसी के साथ और एक अल्गोरिदम है जिसमें कुछ भी दम नहीं है, वो है इवैल्यूएट पोस्टफिक्स। एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए उसका आइटम रीड करो, उसके आखिरी में हैश डाल के रख दो, हैश से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन कहाँ खत्म हो रहा समझ में आएगा। और फिर ऑपरेंड है तो पुश करना है, ऑपरेटर है तो पॉप करना है, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर से पुश करना है। ऐसा करके जब हम कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी स्टार सी स्लैश डी, ऐसा एक्सप्रेशन है, a की वैल्यू अगर 2 है, b की वैल्यू अगर 3 है, c की वैल्यू अगर 4 है, d की वैल्यू अगर 6 है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बट हमें
ऐसा एक्सप्रेशन नहीं मिलता, हमें ऐसा मिलता है। इनफिक्स एक्सप्रेशन मिला तो बच्चों का खेल है सॉल्व करना। भैया ए में एक वैल्यू डालो, बी में एक वैल्यू डालो, सी में एक वैल्यू डालो, डी में डालो, सॉल्व करो, आंसर आ गया। कौन सी बड़ी बात है, साफ दिख रहा है यहाँ पे। बी इंटू सी मतलब 3 4 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई डी मतलब 6, 12 बाई 6 2, और 2 प्लस ए की वैल्यू 2, आंसर कितना है 4। तो ये तो कोई भी सॉल्व कर सकता है भाई, ऐसा नहीं सॉल्व कर सकते ना। किसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना, किसके साथ किसको प्लस करना, समझ ही नहीं रहा ना। दैट्स व्हाई इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एल्गोरिथम इज देयर। ओके, दैट्स व्हाई इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एल्गोरिथम इज देयर। जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे आपको ऐसा एल्गोरिथम दिया है, फिर आप एक एक करके स्टैक में डाल रहे हैं। जैसे ए की वैल्यू क्या है 2 आपने स्टैक में डाली, बी की वैल्यू क्या है 3 आपने स्टैक में डाली, सी की वैल्यू क्या है 4 आपने स्टैक में डाली, फिर स्टार आया। जैसे स्टार आया आपको 4 और 3 को पॉप करना है, उसके ऊपर स्टार परफॉर्म करना है, 4 3 12 हो जाएगा, 12 को फिर से पुश करना है। फिर आगे जाएंगे तो क्या आया, डी की वैल्यू आई 6, उसको पुश किया। फिर स्लैश आया, स्लैश आया तो इसको दोनों को पॉप करना है, 12 बाई 6 करना है, आंसर जो भी 2 आएगा वो फिर से स्टैक में पुश करना है। फिर लास्ट में क्या आया, प्लस आया, तो 2 और 2 का प्लस 4, 4 स्टैक में पुश किया। आखिरी में अभी कुछ ही बचा नहीं, क्योंकि आखिरी में हैश आ गया। जैसे हैश आ गया, जो भी हमारा आंसर है वो बाहर निकाला, मेरा आंसर सही है। क्योंकि जब मैंने ये वैल्यू इसमें पुट करके देखी तो 4 आंसर आया था ना। बट हमें ये थोड़ी एक्सप्रेशन मिलने वाला है, हमें तो ये मिलने वाला है, विच इज कॉल्ड एज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। उसमें जैसे वैल्यू पुट कर दी हमने तो हमारा आंसर आ गया 4। एक आध बार इसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया है और ये आपकी वैल्यूज है, आंसर निकालो। एल्गोरिथम नहीं पूछा, आंसर निकालो, ठीक है निकाल लेंगे। उसके लिए क्या फॉलो करना है, एल्गोरिथम। ये जो डायग्राम है इससे आपका सॉल्व हो जाता है, विच इज कॉल्ड एज इवैल्यूएट पोस्टफिक्स। तो स्टैक में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम, इवैल्यूएट पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स के प्रॉब्लम, पुश और पॉप का एल्गोरिथम, दैट इज द स्टडी ऑफ स्टैक। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ जो क्विक सॉर्ट है, ये आता है सिर्फ थ्योरेटिकल, इसका एल्गोरिथम नहीं आता। क्विक सॉर्ट मेथड क्या है समझाओ बोलते हैं, तो ये आपको समझाई गई है। क्विक सॉर्ट मेथड की आपको पूरा अरे दिया रहता है, उसको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसा करके उसका हमें क्या निकालना पड़ता है, पाइवोट एलिमेंट। फिर पाइवोट एलिमेंट निकालने के बाद क्या होता है, आपका पूरा का पूरा अरे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 44 पाइवट मिल गया, लेफ्ट में उसके इतने एलिमेंट, राइट में इसके इतने एलिमेंट, बराबर है। फिर इधर का सॉर्ट करेंगे, फिर इधर का सॉर्ट करेंगे। तो जो थियोरेटिकल आपको मटेरियल दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। बहुत बार आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट मेथड, एक्सप्लेन डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड, बराबर है। डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड क्या होती है, एक्सप्लेन करो। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब ही क्विक सॉर्ट, कंफ्यूज मत हो आप, डिवाइड एंड कॉन्कर ये क्या है, ये तो कभी सुना नहीं। डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब ही क्विक, डिवाइड एंड कॉन्कर इस टेक्निक से क्विक सॉर्ट सॉर्ट करता है। क्विक सॉर्ट को सॉर्ट करने के लिए एक मेथड की जरूरत पड़ती है, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड द डिवाइड एंड कॉन्कर, जहां पे आपके पूरे के पूरे अरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करते 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 इतना डिवाइड करना है जब तक उसका डिकम्पोज होना बंद नहीं होता है, तो हमारा पूरा का पूरा अरे सॉर्ट हो जाता है। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज ऑल अबाउट द स्टैक, दैट्स ऑल, दैट इज ऑल अबाउट द स्टैक। यहां तक क्लियर है सबको? तो स्टैक में क्या पढ़े है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स प्रीफिक्स के प्रॉब्लम, इवैल्यूएट पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम, पुश पॉप का एल्गोरिथम, पुश पॉप के एल्गोरिथम के साथ अंडरफ्लो ओवरफ्लो की थ्योरी। रिकर्शन में आते हैं, तो रिकर्शन में आपको टिपिकल एल्गोरिथम पूछते हैं, जो एल्गोरिथम है फैक्टोरियल निकालो रिकर्शन से। ये एल्गोरिथम है हमारा, ये ऊपर वाला नहीं, हाँ ये नॉन रिकर्सिव है, ये रिकर्सिव, बस ये एल्गोरिथम है। 4-5 स्टेप का, कुछ भी दम नहीं है। फंक्शन कॉल बाय इटसेल्फ, रिकर्शन, खुद को ही वो कॉल कर रहा है, सही है। उसके बाद फिबोनाची सीक्वेंस का भी एल्गोरिथम है, वैसे ही 3 लाइन का। ये फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, लास्ट 2 टर्म की एडिशन होती है, n-2 प्लस n-1। इसमें तो कुछ ज्यादा दम नहीं, बस 2 एल्गोरिथम प्रिपेयर करने हैं, ओके। और उसके बाद एक एल्गोरिथम है टावर ऑफ अना। अब टावर ऑफ अना जो क्वेश्चन है वो 2 तरीके से आता है। कभी कभी आता है कि टावर ऑफ अना है क्या है, एक्सप्लेन करो, और आपको बोलता है कि आपको नंबर ऑफ डिस्क 3 दिए है, वो आप सॉल्व करके दिखाओ। तो ये ऐसी डायग्राम बनानी पड़ती है,
ये डायग्राम में क्या सर याद नहीं आ रहा है? अभी यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क 3 है, 3 नंबर ऑफ डिस्क है, और यहाँ पे हमारे पिलर कितने हैं? ए बी सी, बराबर है। यहाँ पे पिलर कितने हैं? ए बी सी। तो आपकी ये नीचे की डायग्राम बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग अल्गोरिदम फॉलो कर रहे हैं। सर कौन सा अल्गोरिदम? ये हमारी नंबर ऑफ डिस्क है, ये हमारा सोर्स पिलर है ओरिजिन, ये हमारा डेस्टिनेशन है, और ये हमारा इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे हमारा अल्गोरिदम क्या बोलता है कि जैसे ही आपका जो भी नंबर ऑफ डिस्क है वो सबसे पहले n, अगर नंबर ऑफ डिस्क है तो n-1 यहाँ कर लो, उसके बाद जो ओरिजिन पिलर है वही यहाँ रखो, उसके बाद डेस्टिनेशन पिलर पहले रखो, और बाद में इंटरमीडिएट। तो ये चेंज हो गया ना, यहाँ पे ओरिजिन पहले आया, बाद में डेस्टिनेशन आया, और बाद में इंटरमीडिएट आया। उसके बाद जो सोर्स है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, हाँ ये शिफ्ट करो। उसके बाद नीचे क्या करो? फिर से n-1 करो, 2, और पहले इंटरमीडिएट लो, पहले इंटरमीडिएट लो, बाद में ओरिजिन और डेस्टिनेशन। बस इतनी स्टेप ध्यान में रखनी है। सर अभी कौन सी स्टेप की बात कर रहे हैं? अरे ये नीचे जो एल्गोरिथम में दिए है वो स्टेप। कौन सी? ये देखो, मूव एन org इंटरमीडिएट डेस्टिनेशन। क्या बोला मैंने? कि अगर नंबर ऑफ डिस्क ग्रेटर देन 0 है तो पहले n-1 करो, मैंने किया 3-1 2, फिर ओरिजिन मतलब a, डेस्टिनेशन मतलब c, इंटरमीडिएट मतलब b, फिर ओरिजिन टू डेस्टिनेशन मतलब a टू c, फिर मूव n-1 मतलब 3-1 2, पहले इंटरमीडिएट मतलब b, बाद में ओरिजिन मतलब a, डेस्टिनेशन c, खत्म। यही 3 स्टेप में ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो ये आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछते हैं। एक तो आपको टावर ऑफ एन का अल्गोरिदम पूछते हैं, तो ये अल्गोरिदम इतना सा है। कभी बोलते हैं कि आपको नंबर ऑफ डिस्क है, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक पिलर से दूसरे पिलर में कैसे शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए ये डायग्राम बनेंगे जो यहाँ पे दिख रही है। इस डायग्राम में आप देखो 2ac भी बचाना, फिर 2-1 क्या हो जाएगा? 1। अब ओरिजिन कौन है? a, डेस्टिनेशन कौन है? b, और इंटरमीडिएट कौन है? c आखिर में जाएगा ना। फिर ओरिजिन टू डेस्टिनेशन क्या हो गया? a टू b। फिर ओरिजिन क्या है? सॉरी, n-1 क्या हो गया? 1। फिर पहले इंटरमीडिएट लेना है c, बाद में ओरिजिन लेना है a, और बाद में डेस्टिनेशन लेना b। ऐसे नीचे चल रहा है। फाइनली इसकी पूरी स्टेप बन जाती है, वही स्टेप हमें यहाँ पे दिख रही है, टावर ऑफ हना। ठीक है, तो इसका 3 लाइन का अल्गोरिदम है, और वही अल्गोरिदम के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, बराबर है। तो रिकर्शन में फैक्टोरियल का अल्गोरिदम, फिबोनाची का अल्गोरिदम, कितने लाइन का अल्गोरिदम है? 3-4 लाइन का अल्गोरिदम है। टावर ऑफ एन का अल्गोरिदम 3-4 लाइन का है। ये सब आसान अल्गोरिदम है। ओके, उसके साथ टावर ऑफ एन ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, और उसके बाद रिकर्शन का प्रॉब्लम, जो कि तो बहुत ही आसान है। ये तो इनफिश टू पोस्टफिश से भी आसान है। बस कुछ नहीं, माइनस माइनस करते जाना है। और इसमें से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसे है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, जैसे एच ऑफ एन वाला बहुत बार आता है, एफ ऑफ एम एन वाला बहुत बार आता है। मतलब कुछ प्रॉब्लम तो ऐसे है कि वही आपको दिखते हैं हर बार एग्जाम में, बोलते यार यही पूछते कि हमेशा, ऐसा भी हो जाता है। तो दिस 5 and 6 इज मोर इम्पोर्टेंट, 5 and 6 इज मोर इम्पोर्टेंट। एच ऑफ एन मतलब एच ऑफ 24 है ना, एफ ऑफ एम एन। So it is of course not possible to discuss the problems, but we already discussed all these problem very well. You know it very well. just मैं बता रहा हूं कि आपको ये करके रखना है। इतना अभी जितना मैंने बोला इतना किया ना, तो हमारे 12.5 मार्क्स कवर हो रहे भाई। 12.5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 5 मार्क के, 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क का। कितना प्रिपेयर किया? तो पुश पॉप का एल्गोरिथम सर इजी है, उसका ओवरफ्लो अंडरफ्लो की थ्योरी इजी है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम, बस वही एक एल्गोरिथम है अभी तक की इस पूरे डिस्कशन में, जिसके पीछे थोड़ी थोड़ी हिम्मत लगानी है। जिनका नहीं हुआ होगा, जिनका हुआ है उनका कोई टेंशन नहीं, जिनका नहीं हुआ है हाँ सर उसके पीछे लगना पड़ेगा, थोड़ा लगो भैया, छोड़ना नहीं उसको। देखिए आप बोलेंगे ठीक है ना, बाकी तो सब हो गया ना, मेरा सिर्फ एक ही तो छोड़ा। अरे वो एक छोड़ा मतलब गए काम से, सीधे 5 मार्क गए ना आपके, 5 मार्क चले गए तो रिस्क नहीं ले सकते अपन। जो करना है वो पक्का करो। तो इनफिक्स्ड पोस्टफिक्स एल्गोरिथम एक कर लो, उसको जी जान लगा लो, हो गया। फिर इवैल्यूएट पोस्टफिक्स एल्गोरिथम में कुछ दम नहीं है। और उसके बाद क्विक सॉर्ट की थ्योरी है, थ्योरी का कोई टेंशन नहीं। और रिकर्शन के फैक्टोरियल है, फिबोनाची सीरीज है, और टावर ऑफ एन है, और रिकर्शन के प्रॉब्लम्स है। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है, बट ये आसान है, ये आसान है। और दूसरा बात में क्या है इसके बारे में बताता हूं मैं। आसान है, सिर्फ आसान ऐसा नहीं है, ये धोखा नहीं देगा टाइम पे, मैं बताता हूं आपको, ये धोखा नहीं देगा।
लिंक लिस्ट एक आध बार धोखा दे देगा, ट्री ग्राफ धोखा दे देगा, मैं बताता आपको क्या, ये हमारा एक्सपीरियंस है। जिनकी पढ़ाई कम हुई है उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये धोखा नहीं देगा, आराम से बराबर पुश पॉप ये सब प्रॉब्लम भी बराबर, रिकर्शन का प्रॉब्लम ये सब ये आसानी से आप कर सकते हो, इजी है, बराबर है, इसमें धोखा होने के चांसेस कम है। क्लियर? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? यहां तक किसी को पूछना है? इज इट ओके टिल नाउ? सभी को यस सर जोर से बोलो, जोर से आ जानी चाहिए भाई, एग्जाम के पहले वाले दिन लग नहीं रहे ना, जोर से बोलो। हाँ ये बात हो गई, वैसे ऐसा जोर आएगा तो इनफिस तो पोस्टफिस होगा ना। हाँ हो, ओके गुड क्वेश्चन। देखो अभी जो भी अल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं ना, उन सभी अल्गोरिदम में हमारे यहाँ पे कुछ कुछ इसमें है, कुछ कुछ इसमें नहीं है, बराबर है। देखो फैक्टोरियल में है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। बट बाकी कुछ अल्गोरिदम जो है ना, वहां पे हम लोग इनपुट आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर ऐसा लिखते हैं, बराबर है। वो हर अल्गोरिदम में उसके बारे में लिखना जरूरी है। ये ऐसा कैसे छापने की जरूरत नहीं है, बट हमें बताना जरूरी है, क्योंकि आपका अल्गोरिदम मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है ऐसा नहीं है। अल्गोरिदम, सॉरी ये डिवाइड एंड कॉन्कर छोड़ो यार, ये छोड़ो, मैं एक एग्जांपल इनफिक्स तो पोस्टफिक्स का लेता हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। हाँ देखो, हाँ, ये अभी अल्गोरिदम की बात करते हैं हम लोग, तो ये अल्गोरिदम यहाँ से शुरू हो रहा है, आपने छापना चालू कर दिया? नहीं, ये अल्गोरिदम शुरू हुआ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ई। व्हाट इज इनपुट? ई। ई इज द इनपुट। देखो इनपुट में क्या दिया? ई इनपुट है। आउटपुट क्या आने वाला है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज कर रहे हैं आप? अरे, ये सारा डेटा कहां स्टोर होने वाला है? अरे में। डेटा कहां स्टोर होने वाला है? अरे में, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर। इनपुट क्या है? ई। और आउटपुट क्या है? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये यहां जैसा लिखा है वैसा नहीं, अपने लैंग्वेज में लिखो ना, बट आपको बताना जरूरी है कि इस एल्गोरिथम के लिए क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, और क्या डेटा स्ट्रक्चर। आया ध्यान में? और इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ऐसा लिखना, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और ब्रैकेट में ई, ये इनपुट है। मतलब अल्टीमेटली इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक फंक्शन हो गया ना, जिस फंक्शन के लिए आर्गुमेंट क्या हो गया? ई। ई क्या हो गया? एक्सप्रेशन। तो वो आपको रिटर्न क्या करेगा? पोस्टफिक्स। खत्म। दैट इज कॉल्ड एज इनपुट आउटपुट डेटा। बट इसमें 19 भी चलता है क्या? मतलब ये ऐसा कैसा अगर कुछ नहीं, अपने मन से एक लाइन लिखो चलेगा यार, बस बताओ कि इस एल्गोरिथम के लिए क्या इनपुट है। तो भैया आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आउटपुट है, और डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या यूज कर रहे हैं? अरे। जैसे लिंक लिस्ट में क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट। स्टैक क्यू में क्या यूज करते हैं? अरे। स्टैक क्यू के पूरे एल्गोरिथम में क्या यूज करते हैं? अरे। लिंक लिस्ट के एल्गोरिथम में हर जगह क्या है? लिंक लिस्ट। कहीं सिंगल लिंक लिस्ट, कहीं डबल लिंक लिस्ट, बराबर है। और ट्री के कुछ एल्गोरिथम में लिंक लिस्ट है, बाकी कुछ जगह अरे मिक्स है वहां, समझे? बट इस दोनों यूनिट में डेटा स्ट्रक्चर हर जगह क्या है? अरे। स्टैक होगा तो टॉप बोलेंगे, क्यू होगा तो फ्रंट रेयर बोलेंगे, दैट्स ऑल। स्टैक होगा तो टॉप बोलेंगे, क्यू होगा तो फ्रंट रेयर बोलेंगे। क्लियर? और कुछ डाउट किसी को? यानी ये जो हमने डिस्कशन किया है, जिसमें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट वी टॉक अबाउट 12.5 मार्क्स। एक 2.5 मार्क का क्वेश्चन आएगा कंपलसरी, वो भी आप सॉल्व कर लोगे। और आपके जो 2 क्वेश्चन रहेंगे और 2 आएंगे। तो जनरली बहुत बार क्या होता है कि हमको आइदर वाला एक आता है और वाला एक आता है। तो बच्चे क्या करते हैं? आइदर का एक सॉल्व करते हैं और का एक सॉल्व करते हैं। पेपर भर के थोड़ी मार्क्स मिलने वाले हैं, पेपर सिर्फ भरने से थोड़ी होता है। पेपर भरो ना, बट एक साइड का तो सॉल्व करो दोनों। तो आइदर साइड और साइड दोनों में से आपको कौन सा इजी लग रहा है, आप सब कवर कर जाऊंगा ना, तो आप अच्छे से गेस करते हो, हाँ मैं ये वाला लेता हूँ, ये ज्यादा इजी है, इधर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम है, इधर नहीं है, यार इसका मैं ये मेरे को आता है, चल ले लो। ऐसा चॉइस करना आना चाहिए। इस चॉइस करने वाली बातें तब आती है जब हमने वो पूरा पढ़ा है, तो कोई चॉइस नहीं आता भैया, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, ये आ रहा है, ऐसा होता है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि 2 यूनिट अल्टीमेट करके जाओ, तो देखना आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे और मस्त पेपर सॉल्व करोगे। बाकी भी पहला और चौथा यूनिट जो है, उसमें मैं बताता हूँ अभी आसान आसान क्वेश्चन कौन से है, वो देख लेना, खत्म कहानी हो गया। 20-25 मार्क 30 मार्क मिल गया आपको, कहानी खत्म। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो 42 44 45 46 मार्क लेते हैं,
उनकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम के पहले जो रिवीजन नहीं किया, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को पड़ती है और उन्हीं के लिए रिवीजन ले रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं, जो 40 मार्क्स अबो लेने वाले मार्क्स है उनको कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है। वो अभी चलो सर अभी बता ही रहे तो आके बैठ गए। चलो ठीक है, कम टू द पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्यू पे। और कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछो बस। देखो उसमें कैसा है, उसमें इनपुट मानो जो जैसे फैक्टोरियल में जो एन है वो इनपुट है, फिबोनाची में भी जो नंबर डाल रहे हो इनपुट है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। डेटा स्ट्रक्चर उसमें ही नहीं, नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल। हाँ, उसके बाद आए हम लोग क्यू में। क्यू में क्यू आया ऐसा बोलो मत, क्यू में क्यू आए ऐसा बोलोगे क्या? आना पड़ेगा सर एग्जाम में पास में। अब क्यू में 4 एल्गोरिदम है। सिंपल क्यू का इंसर्ट डिलीट, सर्कुलर क्यू का इंसर्ट डिलीट, बस खत्म। सिर्फ 4 ही एल्गोरिदम है। यानी अभी आप देखो स्टैक के कंपैरिजन में, मतलब यूनिट 2 के कंपैरिजन में क्यू में सिर्फ 4 एल्गोरिदम है। आते हैं नीचे भाई। ये आपका पहला एल्गोरिदम, इंसर्ट आइटम इनटू क्यू। कितना इजी है यार ये, सही मतलब वेरी इजी। इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू, रेयर फ्रंट, ओके, एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ये 2 एल्गोरिदम। और ये 2 एल्गोरिदम वैसे के वैसे लिख के 19-20 थोड़े चेंज किए ना तो सर्कुलर भी बन जाता है। कुछ कंडीशन थोड़ी बढ़ जाती है अगर थोड़ा दिमाग लगा के लॉजिकली देखेंगे आप तो। सर्कुलर क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन वहां पे ऐड हो जाती है, रेयर है क्या वगैरह वगैरह, फ्रंट इज टू रेयर प्लस वन वगैरह ऐसे। वो एक दो कंडीशन वो भी मैंने हाईलाइट करके आपको दी थी। वो एक दो कंडीशन जो है ना वो ध्यान में रखेंगे तो आपका भाई सर्कुलर क्यू भी हो जाता है, उसके साथ साथ सर्कुलर क्यू भी हो जाता है। ये देखो, जैसे एक कंडीशन है फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, ये दिखना चाहिए सर्कुलर क्यू में, बराबर है, ये दिखना चाहिए। और ये दिखना चाहिए रेयर एन है तो रेयर वन, बस। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, दिस इज द स्पेशल कंडीशन फॉर सर्कुलर क्यू। बस सर्कुलर क्यू में ये नहीं दिखेगा तो क्या मतलब रहेगा, बस इतना ही एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है नॉर्मल क्यू के हिसाब से। फ्रंट इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, ये कंडीशन आती है स्पेशली, और रेयर एन है तो रेयर क्या हो जाएगा, वन। उसी तरीके से डिलीट सर्कुलर क्यू में भी एक ही कंडीशन सिर्फ है, कौन सी सर? अगर फ्रंट एन हो जाता है तो फ्रंट को वन करो, बस हो गया। सिर्फ एक कंडीशन, नो नो, दैट्स ऑल, ओनली वन। फ्रंट एन है तो फ्रंट को वन करो बस, बाकी तो ओवरऑल वही एल्गोरिदम है। तो एक बार क्यू के 2 एल्गोरिदम आते हैं तो उसके साथ सर्कुलर क्यू उसके जैसे ही है, विथ थोड़े बिट, विथ लिटिल बिट चेंज, विथ लिटिल बिट चेंज, बराबर है। बाकी ये डी क्यू वगैरह की सिर्फ थेरी ऐसे आई तो आई, ठीक है, कभी कभी ढाई वगैरह डी क्यू क्या डबल एंडेड क्यू है, जहाँ पे हम लेफ्ट राइट से भी ये कर सकते हैं वगैरह, थोड़ा थेरी पढ़ के रखो उसका। और प्रायोरिटी क्यू का आता है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, ये एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो कौन सा प्रायोरिटी क्यू का आता है, ये अरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। प्रायोरिटी क्यू का अरे रिप्रेजेंटेशन एंड लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ये अरे रिप्रेजेंटेशन ऐसा आता है एग्जाम में, जहां पे हमने 2D अरे यूज किया है। ज्यादा नहीं समझता तो ये डायग्राम का रट्टा मारो, कहानी खत्म। आप रट्टा मारने में तो एक्सपर्ट हो। ये समझाया था आपको अच्छे से, क्यूज कैसे आ रही है, कैसा फ्रंट रेयर हो रहा है। टुडे इज नॉट अ डे टू एक्सप्लेन दिस, ऑफकोर्स इट नॉट पॉसिबल, बट आपको ये आइडिया आ रही है कि हाँ सर ये आपने बताया थे 6 क्यू, फिर ये कैसे आ रहे फ्रंट रेयर। तो ये था हमारा 2D अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू। और लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन मतलब ये, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या करना पड़ता है, इन्फो, प्रायोरिटी और लिंक। ये ऊपर डायग्राम दिख रही है लिंक लिस्ट की। तो आपको प्रायोरिटी क्यू का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक होता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है एरे रिप्रेजेंटेशन। क्यू इज ओवर, इट इज लेस देन स्टैक। स्टैक में तो भी इनफिक्स तो कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है, ये तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। प्रायोरिटी क्यू का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है,
क्यू के दो एल्गोरिदम, सर्कुलर के दो एल्गोरिदम, क्यू खत्म। एक आध बार डी क्यू वगैरह क्या होता है, थोड़ा लिख आएगा तो थोड़ा लिख लेने का थ्योरी में, वो भी 2.5 मार्क के लिए, कभी आया तो आया, 5 मार्क के लिए नहीं आता। आया समझ में? क्यू खत्म ही हो गया ना, कितना आसान यूनिट है। मतलब स्टैक के कंपैरिजन में देखा जाए तो स्टैक में बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ रहा है, इसके कंपैरिजन में क्यू में सिर्फ 2 क्यू के, क्यू इंसर्ट क्यू डिलीट, सर्कुलर क्यू इंसर्ट सर्कुलर क्यू डिलीट, खत्म। और वो भी करीब करीब सेम ही है। और साथ में प्रायोरिटी क्यू का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्यू खत्म। और अभी सर्चिंग सॉर्टिंग में भी आपको कोई सर्चिंग पे क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं आता, एक भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आया तो पैसे रिटर्न। अब हमारे पास क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो सुनो ध्यान दो। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट भी नहीं आता, सिलेक्शन सॉर्ट आता है, इंसर्शन सॉर्ट आता है, मर्ज सॉर्ट आता है। उसमें से सबसे ज्यादा आते हैं सिलेक्शन और इंसर्शन, और उसमें भी सबसे ज्यादा इंसर्शन, ध्यान रखना। और बहुत बार क्वेश्चन क्या था पता है, एल्गोरिथम लिखो बोलते नहीं, वो बोलते हैं एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट मेथड विद एग्जांपल। क्वेश्चन कैसे आता है, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट मेथड विद एग्जांपल, एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट मेथड विद एग्जांपल। ठीक है, आप लोगों को आज रात को मैं पूरे क्वेश्चन सेट भेज दूंगा, और आप एग्जाम तक, आपको हमेशा पता है एग्जाम तक वी आर इन टच इन व्हाट्सएप, एग्जाम तक आपने एक बार क्वेश्चन ओवरव्यू किए, आपको लगता है सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, क्या लिखूं, क्या क्या कुछ भी लगता है, चार्ट करो, मैं वही कोई ऑडियो बना के फटाफट भेज दूंगा, टेंशन मत लो। वो तो हमेशा सपोर्ट आपको मिलता ही है टिल एग्जामिनेशन। ठीक है, बस मुझे पता ही है क्या क्या है, बाकी कुछ नहीं उसके बाहर। ओके, तो एक्सप्लेन करो आता है, और एक्सप्लेन करो जब आता है तो आपको इस तरह से जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करना पड़ता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो भी हमारा अरे है उस अरे में से सबसे छोटा वाला एलिमेंट निकालते हैं, मिनिमम वाला, सबसे छोटा वाला एलिमेंट निकालते हैं मिनिमम वाला, और उसको पहले पोजीशन पे सेट करते हैं। फिर बचे हुए अरे में छोटा निकालते हैं, पहले छोटा छोटा निकला 11, वो पहले पोजीशन पे सेट हो गया। फिर बचे हुए में छोटा कौन है 22, वो सेकंड पोजीशन पे सेट हो गया। फिर बचे हुए अरे में छोटा कौन है 33, वो थर्ड पोजीशन पे हो गया। बचे हुए अरे में 40 पर छोटा निकला, वो यहाँ सेट हो गया। बचे हुए अरे में 50 का छोटा निकला, वो यहाँ सेट हो गया। इसमें छोटा निकला 66, वो यहाँ सेट हो गया। और फिर इसमें 77 अपने जगह पे खत्म कहानी। तो छोटा निकालने के लिए मीन फंक्शन है, और स्वैप करने के लिए ये एक लाइन है। मतलब देखो ना, ये एक ही तो कॉल ही तो सिर्फ बोला है, कॉल मीन, और यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग। स्वैपिंग तो आपको आती है, टेम्प इज इक्वल टू ए ऑफ के, ए ऑफ के इज इक्वल टू ए ऑफ एलओसी, ए ऑफ एल इज टू टेम्प। क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। पर स्वैप के पहले किसको कॉल कर रहे हैं, मीन को। और मीन में क्या कर रहे हैं, मिनिमम निकालने का लॉजिक। मिनिमम निकालने का लॉजिक क्या होता है, आप पहला एलिमेंट एज्यूम करो मिनिमम है, अरे में पूरे एलिमेंट से ढूंढो, उससे कोई अगर बड़ा मिलता है तो मिनिमम अरे का एलिमेंट हो जाएगा। बस ये लॉजिक है, इसमें कुछ करेक्शन थे एल्गोरिथम में आपने किए थे, बराबर, ये रिपीट हो गया थोड़ा सा जो भी। ओके, तो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम और मेथड। इसमें क्वेश्चन डिपेंड करता है, कभी आता है राइट एल्गोरिथम टू सॉर्ट द अरे यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट मेथड, ऐसा क्वेश्चन होता है। कभी आता है व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट और एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट मेथड विथ एन एग्जांपल। तो जब विथ एन एग्जांपल बोलेंगे तब एल्गोरिथम को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी एक अरे लेना है, जैसे ये लिया है, और ये जो टेबल में लिखा है ना वो समझाना है, और उसके पासेस समझाने। पासेस, पासेस मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, पासेस मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरे अरे में सबसे स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं और उसको पहले एलिमेंट पे सेट कर रहे हैं। मतलब एक एलिमेंट सेट हो गया ना, फिर बचे हुए अरे में स्मॉलेस्ट निकाल रहे हैं, उसको दूसरे पोजीशन पे, अरे जो डायग्राम में समझा है वही ऊपर लिखा है, उसको उन्होंने क्या बोला है, पासेस, पास वन पास टू पास। तो दैट इज अबाउट सिलेक्शन सॉर्ट, बराबर है। बबल सॉर्ट नहीं आता, बबल सॉर्ट नहीं आता, इंसर्शन सॉर्ट आता है। सिलेक्शन सॉर्ट के बाद क्या आएंगे, इंसर्शन सॉर्ट। फिर इंसर्शन सॉर्ट का भी वही डायग्राम है, जहां पे आपको सबको याद होगा कि वो जो भी एलिमेंट है वो प्रीवियस वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है, और जैसे ही उसको उससे कोई छोटा मिला उसके बाद के पोजीशन पे वो उसको इंसर्ट करता है। उसका ये टिपिकल एल्गोरिथम हम बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं, इंसर्शन सॉर्ट, और उसके ऊपर डायग्राम। और सॉर्टिंग वॉर्टिंग में तो हमने आखिरी आखिरी में पढ़ा है ना।
लास्ट टॉपिक ही हुए थे ना ये, बराबर है। तो इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, ये दो ही मेथड करके जाना है। नो लीनियर सर्च, नो बाइनरी सर्च, नो बबल सॉर्ट, डोंट टेक टेंशन। इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। उसके बाद मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट के पासेस पूछते हैं, मतलब क्या है, इतना बड़ा अरे दिया है ना, क्या किया, इनकी दो दो की पेयर बनाई। 66 33 में सॉर्ट करें तो क्या होगा, 33 66। 40 और 22 का क्या करेंगे, 22 40। पहले दो दो की पेयर बनाएंगे, फिर दो दो मिलके चार की पेयर बनेंगी, फिर चार चार मिलके आठ की पेयर बनेंगी, ऐसा करके सॉर्ट हो। थ्योरेटिकली अल्गोरिदम भी इसका डिस्कस किया था, आसान है, बताया था मैंने आपको, दो अरे बना के दिखाए थे। और एक चीज ध्यान रखना, पढ़ाई करते टाइम अभी क्या हो गया कि जो जो डायग्राम आपको बताई गई थी उसके फोटोज निकाले, उसके स्क्रीनशॉट भेजे हैं, वो आपके पास कहाँ पड़े हैं, क्या है क्या नहीं, वो आप देखो। और पढ़ाई करते करते वो डायग्राम, वो कॉपी, वो जो वो भी साथ में रेफर करो। सिर्फ नोट्स लेके बैठ जाते हैं आप और मेन मेन चीजें भूल जाते हैं। ऐसा भी बहुत बार मैंने ऑब्जर्व किया है। बहुत कुछ बताया था बताते टाइम, डायग्राम बताए थे, इसके दो अरे बताए थे, कैसे कंपेयर करें आई जे के सब, तो वो साथ में रखेंगे तो इजी हो जाता है। आपको सब पढ़ा है सब कुछ, ओके। तो सॉर्टिंग में क्या प्रिपेयर कर रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। लिनियर सर्च नहीं, बाइनरी सर्च नहीं, बबल सॉर्ट नहीं, कुछ नहीं। तीन हो गए। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्लेक्सिटी कुछ नहीं, बस कभी आया तो आया। और वो भी क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ओ ऑफ एन स्क्वायर। मैंने आपको बोला था इसका टेबल बना के रख दो बस, बाकी ये थ्योरी कोई काम की नहीं आपकी। फिर 100% एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आता है हैशिंग पे। किस पे आता है, हैशिंग। हैशिंग पे क्वेश्चन आता है ये बॉस, हैशिंग पे बहुत बार आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें हैश के फंक्शन लिखने पड़ते हैं, उसके लिए हमें हैश के फंक्शन लिखने पड़ते हैं। यहाँ मैंने करेक्शन करवाया था कि एच के बाद कोलन चाहिए, एच के बाद कोलन चाहिए, क्योंकि उसका सिंटैक्स है वो एच कोलन एल बेस ऑन के डिटरमाइंस एल, के डिटरमाइंस एल। और इसके हैश के तीन फंक्शन थे, दैट वाज द लास्ट क्लास, डिवीजन मेथड, मिड स्क्वायर मेथड एंड फोल्डिंग मेथड। तीन मेथड रहती है एंड दैट इज अ थ्योरी, दैट इज अ थ्योरी। ये तीन मेथड मतलब हैश, तीन हैश फंक्शंस होते हैं। और ऐसे तीन हैश फंक्शन आप जो यूज कर रहे हैं उसको हम हैशिंग बोलते हैं। और ये हैशिंग किस लिए यूज करते हैं कि हमारे पास जब ह्यूज डेटा रहता है उसमें सर्चिंग के टाइम पे कोलिजन आने के चांसेस रहते हैं, वो कोलिजन नहीं आना चाहिए उसको कोलिजन नहीं आना चाहिए। कोलिजन नहीं आना मतलब आपको मैंने रियल टाइम एग्जाम में भी दिया था कि हम बुक माई शो पे कोई टिकट बुक कर रहे हैं, हम तत्काल में कोई ट्रेन का रिजर्वेशन कर रहे हैं, और जो सीट हमने बुक कर ली है, जो हमने बुक माई शो पे गए पीवीआर में या फिर सिनेपोलिस में, वहां पे हमने दो सीट सिलेक्ट की, हमने दो सीट जो सिलेक्ट की, और सिलेक्ट करने के बाद चलो भैया मेरे को सिलेक्ट, लेकिन अभी तक पेमेंट होने का है, अभी तक मेरा पेमेंट होने का है। मेरा पेमेंट होने के पहले, मेरा पेमेंट होने के पहले ही दूसरे बंदे ने वो दो सीट सिलेक्ट कर ली और पेमेंट भी कर लिया, तो आपको दो सीट कैसे मिलेंगे भाई। आप बोलेंगे मैंने पहले सिलेक्ट की थी, तो मैंने पहले सिलेक्ट की थी ऐसा सीन नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कोलिजन। ऐसे कोलिजन मेमोरी में भी प्रॉब्लम आता है बहुत बार, वो कोलिजन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन रिजोल्यूशन। और कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए हमें जो टेक्निक यूज करने पड़ते हैं उस टेक्निक को बोलते हैं हैशिंग। और वो हैशिंग टेक्निक क्या यूज करता है, हैश के फंक्शन यूज करता है। वो होते हैं तीन फंक्शन, और वो तीन फंक्शन के क्या क्या फंडे वो देखो, वो लिखो। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार आता है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब सर्चिंग सॉर्टिंग में क्या क्या हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, तीनों की, तीनों का एक्सप्लेनेशन और तीनों का एल्गोरिथम हो गया। उसके साथ हैशिंग, कोलिजन रिजोल्यूशन, और एक कॉम्प्लेक्सिटी का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तीनों का कॉम्प्लेक्सिटी वही है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, तीनों का कॉमन है, एक ही है। मर्ज सॉर्ट का और वो उसका अलग, वो आप क्वेश्चन सेट से तो देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, वो भी बहुत रेयर आता है, बट बाकी मेन हैशिंग आता है। दैट इज अबाउट 2 यूनिट्स। इसमें आप इतना अच्छे से बढ़िया कर लिया ना तो आपका पेपर तो निकल गया वही गारंटेड, क्योंकि ये हो गया आपका 25 मार्क का, ये हो गया आपका 25 मार्क का। और इस 25 में से आराम से आपको 17 18 19 20 मार्क मिलते हैं अगर आपका प्रिपरेशन बढ़िया है तो एक टेंशन चला गया, एक टेंशन चला गया मतलब फोर्थ सेम में चले गए एक टेंशन चला गया मतलब फोर्थ सेम चले गए,
हाँ सर, बस फोर्थ फिफ्थ सिक्स खत्म, दिमाग खराब। चलो गोवा हो गया, फिर फोर्थ फोर्थ फिफ्थ सिक्स गोवा में जाके बीच पे जाके सो जाने का। ग्रेजुएट हो गया ना अभी। आया ध्यान में आया। यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये मेरे हिसाब से ये ज़्यादा टेंशन वाले यूनिट नहीं है, ये ज़्यादा रिस्की यूनिट नहीं है, इसमें गलतियां होने के चांसेस कम है, इसमें 100% अच्छे से आंसर लिखने के चांसेस ज़्यादा है। उस हिसाब से इसको पहले प्रेफरेंस देना है। आया ध्यान में। अब हम दूसरे मोड पे आ रहे हैं, और दूसरे मोड पे ये आ रहे हैं, सर आई वांट 45 मार्क्स, आई वांट 48 मार्क्स। तो 44 मार्क्स, 45 मार्क्स, 48 मार्क्स। और पता है क्या, हमारे बीसीए के फर्स्ट ईयर से लेके, ध्यान देंगे बेटा सब लोग, हमारे बीसीए में फर्स्ट सेम से लेके तो लास्ट 6 सेम तक, ठीक है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट डीएस है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग। सी प्लस भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट था, सी उतना नहीं था, बट डेटा स्ट्रक्चर भी बहुत स्कोरिंग है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि सही से पूरा लिखो, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। इट जस्ट लाइक अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। प्रॉब्लम सही से सॉल्व करो, एल्गोरिथम सही से लिखो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़े कम रहते हैं, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो थोड़े कम रहते हैं उसमें 5 में से 5 नहीं मिले। सपोज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपने पूरे पेपर में 3 सॉल्व किए, सपोज 3 ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व किए पूरे पेपर में, तो 3 इसमें उसने 4 दिए, किसी पे 3 दिए, तो 4 दिए तो एक एक मार्क दो जगह कट गया, एक जगह 2 मार्क कट गए, 4 मार्क कट गए, तो भी हमारे 45 46 आ रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे एल्गोरिथम में 5 में से 5 मिलते हैं ना। ये फंडा है। और प्रॉब्लम सही से सॉल्व करते पूरे 5 मिलते हैं उसमें। तो स्कोरिंग पेपर है, पेपर स्कोरिंग है। ठीक है, 49 48 ऐसे बहुत लोगों को मार्क्स मिले हैं, बहुत लोगों को मिले हैं, मिलते रहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग यूनिट 1 पे। अब आते हैं हम यूनिट 1 पे। अब इसके पहले का जो डिस्कशन हुआ उसमें जिनको मिनिमम पेपर निकालना है उनकी कहानी खत्म हो गई, और जिनको टॉप करना है, जिनको टॉप करना है उनके लिए भी वो 2 यूनिट काम के थे ही। अब जिनको टॉप करना है उनको तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो यूनिट 1 हो या यूनिट 4। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हमने तो सब कुछ अच्छे से पढ़ा है, बट सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, सबका अपना अपना कैलिबर होता है, उसके हिसाब से भला ही सब कुछ पढ़ा है, बट सब कुछ प्रिपेयर नहीं हो पाता, वो फैक्ट है। ठीक है, फालतू हवा में बात करके कोई मतलब नहीं रहता। कितना भी अच्छा किसी ने पढ़ाया होगा, कितना भी अच्छे सब कुछ समझा होगा, पर सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के हिसाब से हम लोगों को डिसीजन लेना आना चाहिए, तभी हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। सही है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी जिन्होंने 2 यूनिट बहुत अच्छे कर लिए हैं, बट ऐसे जो स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हैं कि बट हमने क्लासेस भी सारी अच्छे से की है, हमको लिंक लिस्ट भी समझा था सर। ठीक है, तो वो लिंक लिस्ट के कुछ कुछ जो पोर्शन है वो आप बिल्कुल करके रख सकते हो। और जिनको टॉप करना है, बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं, जो हमेशा स्कोर करते हैं, हमेशा टॉप करते हैं, उन लोगों को तो हर चीज अच्छे से करनी है। तो हम आते हैं लिंक लिस्ट पे। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा थेरोटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा कोई थेरोटिकल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है। स्टैक में क्विक शॉट थ्योरी थी, क्यू में, क्यू के इसमें प्रायोरिटी क्यू का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, देन सर्चिंग सॉर्टिंग में हैशिंग वगैरह वगैरह, मैंने बहुत सारी थ्योरी दिख रही थी, बट लिंक लिस्ट में ऐसे कुछ थ्योरी नहीं है, ओनली एल्गोरिथम। सीधा सीधा काम भाई, एल्गोरिथम लिखो, 5 में से 5 मार्क लो। ठीक है, अब इसमें भी हमें एल्गोरिथम प्रिपेयर करने हैं ओनली 6, एल्गोरिथम प्रिपेयर करने ओनली 6। इस कंप्लीट यूनिट में सिर्फ 6 एल्गोरिथम प्रिपेयर करना है, वो 6 हो गए तो बाकी सब हो जाते हैं। ओके, इंसर्शन के 3,
डिलीशन के 3, इंसर्ट नोड एट फ्रंट, इंसर्ट नोड एट एंड, इंसर्ट नोड एट मिडल, डिलीट नोड एट फ्रंट, डिलीट नोड एट एंड, डिलीट नोड एट मिडल। और देखा जाए तो आप में से कुछ लोग ऐसे ही बोलेंगे, सर अब इसको क्यों हार्ड बोल रहे हैं, ये तो हमें आसान लगता है। बोल सकते हैं, बस इतना ही है कि इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो, इसलिए मैंने बोला। बाकी देखा जाए तो अच्छा समझा है तो सही में इजी है, समझा है तो हर चीज इजी है बॉस। इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, वो आता है लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्या आता है, लिंक लिस्ट का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। लिंक लिस्ट को दो तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है डायनामिक रिप्रेजेंटेशन। बराबर है कृतिका, ठीक है, इज एवरीथिंग ओके? स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन एंड डायनामिक रिप्रेजेंटेशन, सही है। स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, दो अरे लेते हैं और उस अरे में क्या करते हैं, हमारे लिंक लिस्ट के नोड डाल देते हैं और हर लिंक लिस्ट के लिंक में क्या है, नेक्स्ट पोजीशन का एड्रेस, मतलब अरे का ही एक पोजीशन दिखा देते हैं, वेरी इजी। और डायनामिक की यहाँ पे खाली जगह छोड़ी थी और वहां मैंने आपको डायग्राम निकाल के दी थी, डायग्राम निकाल के दी थी ना, गेट नोड रिटर्न नोड से समझाया था, वही तो डायग्राम है। डायनामिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, गेट नोड रिटर्न नोड। इंसर्शन के हर एल्गोरिथम में गेट नोड लग रहा है ना, और डिलीशन के हर एल्गोरिथम में रिटर्न नोड लग रहा है ना, तो गेट नोड और रिटर्न नोड की दो डायग्राम मतलब डायनामिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। बनाई थी कि नहीं बनाई थी गेट नोड की हमने, कि हमारे पास एक नीचे अवेलेबल लिंक लिस्ट है, अवेलेबल मेमोरी है, और हमारे ऊपर के लिंक लिस्ट में को नोड चाहिए तो कहां से आएगा, अवेलेबल में से, तो अवेलेबल में से नोड कहां गया, ऊपर के लिंक लिस्ट में, खत्म। या फिर कहीं पे भी हमने डायग्राम बनाई है, वो इंसर्ट एट फ्रंट हो, इंसर्ट एट इन हो, इंसर्ट एट एंड हो, भाई नोड आ कहां से रहा है, अवेलेबल लिंक लिस्ट से आ रहा है ना, अवेलेबल लिंक लिस्ट में से नोड कहां से आ रहा है, गेट नोड लिखने से। तो गेट नोड लिखने से जो नोड आ रहा है दैट इज योर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, और जा रहा है मतलब रिटर्न। बराबर है। अब ये कोई एल्गोरिथम एग्जाम में नहीं आता, बस डायरेक्ट इंसर्शन से शुरू होता है, इसके पहले का कुछ नहीं आता, सिर्फ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आता है, बाकी वो डिस्प्ले करो, काउंट करो, ये करो, ये करो, ये सब नहीं आता। डायरेक्ट आता है इंसर्शन के 3, डिलीशन के 3, इंसर्शन के 3, डिलीशन के 3। बराबर। मुझे तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोल रहे होंगे कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, वी आर नॉट एग्री विथ यू, लिंक लिस्ट इज मोर इजी देन स्टैक क्यू। हमें लिंक लिस्ट ज्यादा इजी लगता है सर, एकदम इजी डायग्राम बनाओ, फटाफट 2-4 स्टेप बनाओ, खत्म, कितना इजी है सर। मतलब जिसको बहुत अल्टीमेट समझा है ना उसके लिए लिंक लिस्ट सबसे इजी है, जिसको समझा अल्टीमेट समझा है, उनको नहीं समझा वो गड़बड़ कर सकते हैं, सही में बहुत इजी है, फटाफट डायग्राम बनाओ, उसकी स्टेप बनाओ, खत्म। अब ये जो गेट नोड की प्रोसीजर है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, समझे क्या, बट एज्यूम करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा नोट में। सुनो अच्छे से, जब आप एल्गोरिथम लिखोगे ना भाई, इंसर्ट सिंगल लिंक लिस्ट फ्रंट, हिडर एक्स, व्हाट इज हिडर, व्हाट इज आउटपुट एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, लिखना जरूरी है। बराबर है मैथिली। इंसर्ट सिंगल लिंक लिस्ट फ्रंट, हिडर, जो भी लिंक लिस्ट हेडर में शुरू होती है, और एक्स मतलब जो आइटम आप इंसर्ट कर रहे हो उसका डेटा, उसका डेटा मतलब एक्स। तो इनपुट क्या हो गया, हिडर इज द पॉइंटर टू द हिडर नोड एंड एक्स इज द डेटा ऑफ द नोड टू बी इंसर्टेड। आउटपुट क्या आने वाला है, सिंगल लिंक लिस्ट विद न्यूली इंसर्टेड नोड एट द फ्रंट, और डेटा से क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंगल लिंक लिस्ट हुज एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग नोड इज नोन फ्रॉम द हिडर। हो गया, अभी पूरे लिंक लिस्ट में वही कॉमन है। आप इंसर्ट का एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं और ये पहली स्टेप नहीं लिखेंगी तो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे 5 मार्क मिलेंगे। इंसर्ट करने के लिए पहले नोड तो चाहिए, उसके लिए न्यू इज इक्वल टू गेट नोड ऑफ नोड, यहाँ पे गेट अ मेमोरी ब्लॉक ऑफ टाइप नोड एंड स्टोर इट पॉइंटर इन न्यू। ये जो कमेंट है ये लिखना जरूरी है। कमेंट आपको मैक्सिमम एल्गोरिथम में दी है, इनफिक्स टू पोस्ट में बहुत सारी कमेंट दी है, सारी की सारे कमेंट मत लिखो, बट कुछ कुछ खास कमेंट आपको भी समझता है, अरे यार ये तो लिखना पड़ेगा, वो कमेंट वहां लिखनी है। गेट नोड क्या करता है ये लिखना जरूरी है ना क्या कर रहा है गेट नोड,
गेट नोड क्या कर रहा है, एक मेमोरी ब्लॉक लेके आ रहा है, किस टाइप का, नोड टाइप का, और उसका जो पॉइंटर है वो न्यू को असाइन कर रहा है, हो गया काम खत्म। आया समझ में? समझने के लिए हमने गेट नोड ऊपर डिस्कस किया था, बट एक्चुअली एग्जाम में नीडेड नहीं है। एक बार नोड आ गया, वो नल है तो मेमोरी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो क्या करना है, जो नया नोड है उसके लिंक में हीडर का लिंक, न्यू के डेटा में एक्स, हीडर के लिंक में न्यू। ये मुझे कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बस ये बहुत आसान होता है, बस डायग्राम बनाओ। सबसे बेस्ट क्या बताया मैंने आपको, डायग्राम बनाओ, और डायग्राम देख के फटाक से स्टेप बनाओ, दी बेस्ट। घर में भी पढ़ाई करते टाइम ऐसे ही करना है, डायग्राम बनाना है, इंसर्ट फ्रंट क्या है, 1 2 3 स्टेप खत्म, फिर देखना नोट्स पे, अरे भाई अच्छा ये पहले चाहिए था, ठीक है ध्यान में रखूंगा, खत्म, चलो नेक्स्ट एल्गोरिथम। कुछ नहीं, डायग्राम बनाना, स्टेप बनाना, डायग्राम बनाना, स्टेप बनाना, वो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, वो टेक्निक से चलो। सही है, यस और नो? तो इसमें अभी क्या डिस्कस नहीं करना है, बस इंसर्ट एट फ्रंट हो गया, इंसर्ट एट एंड हो गया, एंड इंसर्ट एट एनी हो गया, तीनों एल्गोरिथम करनी है। डिलीट एट फ्रंट हो गया, इसमें भी रिटर्न नोड लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिटर्न नोड का ये लिखना जरूरी है, डिलीटेड नोड इज फ्री टू द मेमोरी बैंक फॉर फ्यूचर यूज। हाँ ये लिखना पड़ेगा ना भाई, कमेंट, कुछ कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखना। आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है, तो डिलीट एट एनी एंड डिलीट एट एंड, इसके सब के अल्गोरिदम हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको लिंक लिस्ट में 6 अल्गोरिदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, समझे क्या? 6 एल्गोरिदम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, इंसर्ट एट फ्रंट, इंसर्ट एट एनी, इंसर्ट एट एंड, डिलीट एट फ्रंट, डिलीट एट एनी, डिलीट एट एंड, बराबर है? अब हम लोग हाँ ध्यान देंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान है सबका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू इन मेमोरी कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू ना, कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा, डायरेक्ट 5 मार्क, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट, ठीक है?